काव्या बनी हैरी पॉटर। अब तक हमने देखा कि वह फ्रॉड दुकानदार एक आम से कंपास को परियों का जादुई यंत्र बताकर राजकुमार हर्ष को ठगने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहां काव्या आ जाती है और उस मोटे दुकानदार के झूठ को राजकुमार हर्ष को बताती है। लेकिन वह धोखेबाज अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा काव्या को ही वहां से डांटकर भगा देता है। लेकिन अब काव्या उस ठग को सबक सिखाने की ठान लेती है। चैप्टर 11। वह दुकानदार काव्या को अपनी दुकान से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। लेकिन काव्या अभी भी उसकी दुकान के बाहर ही खड़ी थी। ये देखकर अब वह दुकानदार बहुत गुस्से में आकर काव्या से कहता है, ए लड़की, तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हो। सीधे सीधे कहता हूँ, चलती बनो यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काव्या उस दुकानदार को बोलती है, चली जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी कि तुम अपनी झूठी जादुई कहानियां बनाकर लोगों को ठगते हो। वह दुकानदार कहता है, ए लड़की, बातें तो ऐसे कर रही हो जैसे कोई बहुत बड़ी जादूगर हो। तुम क्या जानो जादू और जादुई चीजों के बारे में। अब काव्या के दिमाग में एक खुराफाती तरकीब आती है और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, हाँ सही कहा तुमने, मैं जादू करना जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुम्हारी इन झूठी बातों को पकड़ लिया। उसकी बात सुनकर वह दुकानदार जोरों से हंसाता है और कहता है, ए लड़की, तुम अच्छा मजाक कर लेती हो। काव्या कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच में जादू करना जानती हूँ, और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं अभी यहीं पर तुम्हें जादू करके दिखा सकती हूँ। दुकानदार कहता है, लड़की, हवा में बातें करना बंद करो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे, ये जादू वादू तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरा वक्त बर्बाद करना बंद करो और यहाँ से चलती बनो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे बड़ी आए जादू दिखाने वाली। काव्या कहती है, अगर मैं वाकई में जादू करके दिखा दूंगी तो फिर तुम क्या करोगे। वह दुकानदार कहता है, अगर सच में तुमने जादू करके दिखा दिया और तुम्हारे जादू से यहाँ पर खड़ा एक भी इंसान संतुष्ट हो गया तो फिर तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा और तुमसे माफी भी मांग लूंगा। लेकिन अगर तुम झूठी साबित हुई तो सबके सामने तुम्हें ये कबूल करना होगा कि तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो और झुककर मुझसे माफी भी मांगनी होगी। काव्या कहती है, शर्त मंजूर है। काव्या पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। वह दुकान के सामने खड़े होकर लोगों को अपना जादू दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। वह मन में सोचती है, फाइनली आज इंटर स्कूल मैजिकल कंपटीशन के लिए सीखी गई जादुई ट्रिक्स का इस्तेमाल करने का वक्त आ ही गया। काव्या कहती है, भाइयों और बहनों, अभी मैं आपको जो जादू करके दिखाने वाली हूँ उसे देखकर आपको बहुत मजा आएगा, इसलिए इसे जरा गौर से देखिए। वह बिल्कुल एक मंजे हुए जादूगर की तरह ही एक्ट कर रही थी। अब वह एक सिक्का निकालती है और उसे अपने हाथ में रखती है और कहती है, अभी आपने देखा कि यह सिक्का मेरे हाथ में है, अब मैं इसे आपको गायब करके दिखाऊंगी। वह दुकानदार हंसता है और कहता है, नाटक करना बंद करो लड़की और थोड़ा जल्दी करो, मैं यहाँ सारा दिन तुम्हारी नौटंकी देखने के लिए फालतू नहीं बैठा हूँ। काव्या मुस्कुराती है। उसके बाद वह अपने हाथ की उंगलियों को हवा में घुमाते हुए एक मंत्र पढ़ती है, समझो ना तुम मुझे किसी से कम, चीन टिपा डम डम। और फिर जब वह अपना हाथ खोलकर दिखाती है तो वह सिक्का गायब हो चुका था और काव्या का हाथ बिल्कुल खाली था। ये देखकर राजकुमार हर्ष और वहां खड़े लोग बहुत हैरान और खुश होते हैं। लेकिन उस दुकानदार को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वह अपनी आंखें मलते हुए हैरानी से ये सब देखता है। अब काव्या हाथ की सफाई वाली और छोटी मोटी मैजिकल ट्रिक्स करके दिखाती है, जिन्हें देखकर राजकुमार हर्ष और वहां खड़े लोगों को तो बहुत मजा आ रहा था और वह खुश होकर तालियां बजाते हैं। वह मोटा दुकानदार हैरान परेशान होकर यह सोचता है, ये तो सचमुच ही एक जादूगरनी निकली, मैंने बेकार ही इससे पंगा ले लिया। अब काव्या उस तरबूज की शक्ल वाले मोटे दुकानदार को अपने पास आने को कहती है। वह मोटा डरते हुए धीरे धीरे काव्या के पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर काव्या वहां खड़े लोगों से कहती है, दोस्तों, अभी तक तो आपने मुझे सिर्फ हवा में ही चीजों को गायब करते हुए देखा है, लेकिन अब मैं आपको अपना सबसे बड़ा जादू दिखाऊंगी। अब मैं आपको आपके सामने ही एक जीते जागते इंसान को गायब करके दिखाऊंगी। जी हाँ, सही सुना आपने, एक जीते जागते इंसान को गायब करके दिखाऊंगी। और वह इंसान कोई और नहीं, हमारे यह मोटे भाई साहब होंगे। तो इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। काव्या की बात सुनकर वह दुकानदार एकदम से डर जाता है, लेकिन वहां खड़े लोग और राजकुमार हर्ष बहुत खुश होकर पूरे जोश के साथ तालियां बजाने लगते हैं। फिर काव्या वहां पास में ही पड़ा एक चिराग उठाती है और कहती है, अरे अरे दोस्तों, घबराए मत, मैं इस चिराग को घिसकर इसमें से किसी जीन को बाहर नहीं निकालने वाली।
बल्कि मैं तो अपने जादू से इस चिराग के अंदर इन मोटे भाई साहब को डाल दूंगी। ये सुनकर तो वह मोटा दुकानदार एकदम से चौंक जाता है। फिर वह उस दुकानदार से कहती है, ओह मोटे भाई साहब, जरा सुनिए। इस चिराग के अंदर जाने का रास्ता न थोड़ा सा पतला है, इसलिए आपको अंदर जाने में जरा तकलीफ होगी। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी जादुई ताकत से आपको इसके अंदर पहुंचा कर ही रहूंगी। घबराइएगा नहीं। हाँ। फिर वह अपना मंत्र पढ़ना शुरू करने वाली ही होती है कि उसके कुछ बोलने से पहले ही वह मोटा दुकानदार डरकर रोते हुए कहता है, नहीं नहीं देवी, रुक जाइए। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने आपको एक मामूली लड़की समझा, लेकिन आप तो एक पहुंची हुई जादूगरनी निकली। मैं अपनी गलती मानता हूँ और आपसे माफी मांगता हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। काव्या कहती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको जादू करके दिखाऊंगी। अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। अब तो मैं आपको चिराग के अंदर भेजकर ही रहूंगी। आप ऐसे मुझे नहीं रोक सकते। वह दुकानदार कहता है, देवी रहम करिए मुझ पर, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं आपसे कह तो रहा हूं कि मैंने मान लिया कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, और मैं आपसे माफी भी मांग रहा हूं। काव्या कहती है, नहीं, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर ही छोड़ूंगी। वह दुकानदार कहता है, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस मुझे छोड़ दीजिए। काव्या कहती है, ठीक है, तो सबके सामने अपनी गलती मानो कि तुम जादू की झूठी मूठी कहानियां बनाकर इस दिशा यंत्र को परियों का जादुई यंत्र बता रहे थे और इस बेचारे लड़के को ठग रहे थे। वह दुकानदार कहता है, हाँ, मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ। ये दिशा यंत्र कोई परियों का जादुई यंत्र नहीं है, बल्कि मैंने इसे विदेश से मंगवाया था और मैं इसके बारे में झूठी जादुई कहानियां बनाकर इस लड़के को ठग रहा था। अब मुझे माफ कर दो देवी और छोड़ दो। उस दुकानदार की यह बात सुनकर राजकुमार हर्ष को बहुत गुस्सा आता है। वहां खड़े लोग भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, नहीं, इस ठग को तो ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। ये कितने समय से ऐसे ही झूठी बातें बोलकर हमें लूटता था। इसकी शिकायत तो कोतवाल से करनी चाहिए। सभी लोग एक सुर में कहते हैं, हाँ हाँ, इससे सजा मिलनी चाहिए, मारो इसे। वह दुकानदार चुपचाप खड़ा शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए हुए था। काव्या समझ जाती है कि लोगों को उस दुकानदार पर बहुत गुस्सा है, और अगर अभी उसने कुछ नहीं किया तो लोग गुस्से में उस दुकानदार को मार मार के उसका भर्ता बना देंगे। इसलिए वह खुद आगे आकर लोगों को रोकते हुए कहती है, मैं मानती हूं कि यह धोखेबाज आप लोगों का अपराधी है, लेकिन जरा सोचिए कि सारी गलती सिर्फ इसी की तो नहीं है। हम लोग भी तो ऐसी बातों पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं, जिससे इन जैसे दुकानदारों को हमें ठगने का मौका मिलता है। फिर वह दुकानदार से कहती है, मैंने तुम्हारी दुकान के अंदर की चीजों को देखा है। आज के समय में ऐसी चीजों का यहाँ मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर तुम पूरी ईमानदारी से सच बोलकर अपना सामान बेचोगे तो माना तुम्हें पैसे थोड़े कम जरूर मिलेंगे, लेकिन इससे तुम्हारी दुकान लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध होगी, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में जरूर मिलेगा। काव्या की बातें सुनकर वह दुकानदार काव्या से कहता है, मैं समझ गया कि झूठ बोलकर कार्य करने से होने वाला फायदा सिर्फ थोड़े समय का ही होता है। अब से मैं पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को चीजों के बारे में सच बताकर ही उन्हें बेचूंगा। सभी लोग काव्या की अक्लमंदी और होशियारी से खुश होकर पूरे जोश के साथ तालियां बजाते हैं। अनोखी और राजकुमार हर्ष भी खुशी से तालियां बजा रहे थे। ये सब देखकर तो मानो काव्या जैसे सातवें आसमान पर ही उड़ रही थी। वह सभी का शुक्रिया अदा करती है। अनोखी काव्या के पास आकर कहती है, छोटी मालकिन, आपने तो कमाल ही कर दिया। वह दुकानदार काव्या को वही दिशा यंत्र कंपास तोहफे के रूप में देता है। काव्या उस दिशा यंत्र को लेकर राजकुमार हर्ष के पास जाती है और उनसे कहती है, ये लो, इसे तुम रख लो, तुम्हें ये पसंद है न, इसलिए तुम इसे रख लो। और फिर उनको थोड़ा डांटते हुए कहती है, जरा अपनी अक्ल से भी काम ले लिया करो। इतने मासूम भी मत बनो कि कोई भी तुम्हें यूं ही बेवकूफ बनाकर ठग ले। राजकुमार हर्ष बहुत खुशी से काव्या से वह दिशा यंत्र ले लेते हैं और उसे इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। फिर वह बहुत जिज्ञासा से काव्या से पूछते हैं, लेकिन आप ये तो बताइए कि आपने वह सारे जादू किए कैसे? मैं तो ये सब देखकर बहुत हैरान था। काव्या कहती है, वह कोई जादू नहीं था, बल्कि एक छलावा था। इसे हाथ की सफाई कहते हैं, जो मैंने बहुत अभ्यास करके सीखी है। राजकुमार हर्ष आगे कहते हैं, तो फिर क्या आप मुझे भी यह छलावा वाला जादू सिखा सकती हैं? मैं इसे दिखाकर सबको हैरान कर दूंगा।
काव्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ क्यों नहीं, जब तुम चाहो मैं तुम्हें ये सिखा दूंगी। लेकिन उससे पहले ये तो बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। राजकुमार हर्ष काव्या को अपना परिचय दे पाते इससे पहले ही वहां पर राजकुमारी अनन्या आ जाती हैं। उनके हाथ में कुछ किताबें थी जो उन्होंने बाजार से खरीदी थी। वह राजकुमार हर्ष के पास जाकर उनसे कहती है, राजकुमार हर्ष आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ, मैं कितना परेशान हो गई थी। काव्या धीरे से अपने आप से कहती है, क्या राजकुमार? यह एक राजकुमार है। फिर उनकी नजर काव्या पर पड़ती है और वह काव्या को देखकर कहती है, अरे अमृता दीदी आप भी यहाँ पर खरीदारी करने आई है। उसकी बात सुनकर काव्या उसे हैरानी से देखती है। राजकुमारी अनन्या को काव्या से ऐसे बातें करता देख राजकुमार हर्ष पूछते हैं, क्या आप इन्हें जानती है राजकुमारी की यह कौन है? राजकुमारी अनन्या कहती है, हाँ बिल्कुल, ये सेनापति जी की बेटी है और राजकुमारी संध्या की सहेली है। काव्या अभी भी उन दोनों को वैसे ही देख रही थी। राजकुमारी अनन्या आगे कहती हैं, अरे अमृता दीदी ऐसे क्यों देख रही हैं? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? काव्या अपने मन में सोचती है, अरे मैं भला तुम्हें कैसे पहचान सकती हूँ, तुम्हें तो अमृता जानती होगी ना। राजकुमारी अनन्या कहती है, अरे आप भूल गई क्या, मैं राजकुमारी अनन्या हूँ। आप जब संध्या भाभी से मिलने आई थी तब मैं भी वहां पर थी। हमने कितनी बातें की थी और आप मेरी भी सखी बन गई थी। काव्या थोड़ा अटकते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम मुझे याद हो। इससे पहले राजकुमारी अनन्या आगे कुछ और पूछती, काव्या बात को घुमाने के लिए उनके हाथ में पकड़ी हुई किताबों को देखकर कहती है, अरे वाह, इतनी सारी किताबें, क्या ये सब तुमने अपने लिए खरीदी हैं? राजकुमारी अनन्या कहती है, हाँ अमृता दीदी, आप तो जानती हैं ना मुझे पढ़ने लिखने का कितना शौक है। काव्या थोड़ा अटकते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल याद है। और अपने मन में सोचती है, काव्या थोड़ा संभल कर बात कर, यहाँ पर सब तुझे अमृता की पहचान से जानते हैं। अगर तूने कोई भी गड़बड़ की तो सबको तेरा सच पता चल जाएगा। राजकुमार हर्ष खुशी से कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप तो हमारी परिचित ही निकली। अब आप जब भी संध्या भाभी से मिलने महल आएंगी तो आप मुझसे भी जरूर मिलना, और फिर आपको मुझे ये छलावे वाला जादू भी तो सिखाना है। काव्या कहती है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। राजकुमारी अनन्या राजकुमार हर्ष से कहती है, राजकुमार हर्ष, अब हमें चलना चाहिए, हमें महल से बाहर आए हुए काफी देर हो गई है। इससे पहले कि किसी को हमारे महल में मौजूद न होने का पता लगे, हमें वापस महल पहुंचना होगा। राजकुमार हर्ष कहते हैं, हाँ राजकुमारी आप सही कह रही हैं, चलिए वापस चलते हैं। फिर वह दोनों काव्या को फिर मिलने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। अनोखी भी काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, हमें भी यहाँ आए हुए बहुत देर हो गई है, अब हमें भी वापस चलना चाहिए। काव्या उसकी बात मानते हुए वापस चलने के लिए तैयार हो जाती है। वापस जाते वक्त काव्या एक तालाब के पास से गुजरती है। तालाब का पानी देखकर काव्या को अपने पानी में गिरने वाला दृश्य याद आ जाता है। काव्या किसी तरह खुद को समझाते हुए संभालती है और आगे बढ़ती है, लेकिन तभी अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। लोग घबराते हुए भागो भागो बोलकर इधर उधर अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तारांकन 12 पहली मुलाकात में ही सजाए मौत। चैप्टर 12। दिन ढलने को था, शाम बस होने ही वाली थी। आसपास के माहौल में एक अलग सा सुकून था। दिन भर की गर्मी के बाद ठंडी हवाओं के झोंके लोगों को राहत महसूस करा रहे थे। चिड़ियों के चहकने की आवाज के साथ ढलते हुए सूरज का नजारा अपने आप में ही उस समय को बहुत खास बना रहा था। लोग अपने कामों में व्यस्त जरूर थे, लेकिन फिर भी वहां पर सब कुछ बिल्कुल ठीक, शांत और सामान्य था। लेकिन तभी अचानक से घोड़े के तेज दौड़ने की आवाज आती है और लोगों में अचानक से भगदड़ मच जाती है। लोग यहाँ वहां अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं जैसे किसी दुश्मन ने हमला कर दिया हो। लोगों को इस तरीके से भागते देख काव्या को कुछ समझ में नहीं आता है और इसी अफरा तफरी में वह अनोखी से बिछड़ जाती है। लोगों के भागने की वजह जानने के लिए काव्या पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर एक घुड़सवार बाजार में बहुत तेजी से घोड़ा दौड़ाए उसी की ओर चला आ रहा था। ये घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि राजकुमार शौर्य ही थे। इसी वजह से लोगों में खौफ से भगदड़ मच गई, क्योंकि लोग तो वैसे ही उन्हें मौत का सौदागर समझते थे, इसलिए वह यहाँ वहां अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। राजकुमार शौर्य इस बात से बेपरवाह हवा की रफ्तार से अपना घोड़ा दौड़ाए काव्या के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं। तभी एक आदमी काव्या से टकराता है जिसकी वजह से काव्या का पैर लड़खड़ा जाता है
और काव्या पीछे तालाब में बस गिरने ही वाली होती है कि उससे पहले ही राजकुमार शौर्य काव्या को पानी में गिरने से बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचकर अपने घोड़े पर आगे की ओर ठीक अपने सामने बैठा लेता है। राजकुमार शौर्य एक हाथ से काव्या को थामे हुए था तो उसका दूसरा हाथ घोड़े की लगाम पर था, जिसकी वजह से वह घोड़ा अभी भी तेजी से दौड़ रहा था। गिरने के डर की वजह से काव्या ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन राजकुमार शौर्य के उसे घोड़े पर बैठाने के बाद वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। उन दोनों का चेहरा बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने था। अपने सामने इतने सुंदर राजकुमार को देखकर काव्या बस हैरानी से उसे देखती ही रह जाती है। ऐसा नहीं है कि काव्या ने इससे पहले कभी इतने खूबसूरत लड़के को नहीं देखा था, लेकिन राजकुमार शौर्य के चेहरे की कशिश और उनकी वह खामोश गहरी आंखें जो अपने अंदर हजारों सवालों को समेटे हुए थी, काव्या को उनसे नजरें हटाने ही नहीं दे रही थी। तभी राजकुमार शौर्य की नज़र भी काव्या की नज़रों से मिलती है, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी वैसे ही गंभीर भाव था। काव्या बस हैरानी भरी नज़रों से राजकुमार शौर्य को देखे ही जा रही थी। उसकी धड़कन तेज चल रही थी। आज से पहले कोई लड़का उसके इतने करीब नहीं आया था। उसके लिए तो वक्त मानो जैसे थम सा गया था। लेकिन तभी राजकुमार शौर्य अपने घोड़े की लगाम खींचकर एक जगह रुक जाता है और काव्या को जोर से धक्का देकर अपने घोड़े पर से जमीन पर गिरा देता है। अरे ये क्या, अभी तक तो यह एक रोमांटिक सीन लग रहा था, अचानक से यह वायलेंस वाला सीन कैसे बन गया? ओके, बैक टू द स्टोरी। जमीन पर गिरने की वजह से काव्या को थोड़ी चोट लगती है और साथ ही वह अपने ख्यालों की दुनिया से भी बाहर आ जाती है। आह, मेरी कमर! काव्या थोड़ा गुस्से से बोलती है, बदतमीज कहीं के, भला ऐसे भी कोई किसी को धक्का देकर नीचे गिराता है? घोड़ा रोककर आराम से नीचे नहीं उतार सकते थे? राजकुमार शौर्य इधर उधर देखता है, फिर काव्या से पूछता है, क्या तुम ये सब मुझसे कह रही हो? काव्या अपने चेहरे पर गुस्से वाली मुस्कुराहट लिए ताना मारते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, तुम्ही से बोल रही हूँ। क्या तुम्हें यहाँ हम दोनों के अलावा कोई और भी नजर आ रहा है? राजकुमार शौर्य कहता है, तुम्हें मुझसे शिकायत नहीं बल्कि मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद तुम भूल रही हो कि मैंने तुम्हें पानी में गिरने से बचाया। काव्या कहती है, नहीं मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए तो तुम्हें ये याद नहीं कि मैं तुम्हारी वजह से ही पानी में गिरने वाली थी। राजकुमार शौर्य अपनी गंभीर आवाज में कहता है, क्या तुम जानती भी हो कि तुम इस वक्त किससे बात कर रही हो? काव्या कहती है, बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कहीं के शहजादे हो। लेकिन अगर हो भी तो क्या? तुम्हारे अंदर अक्ल नाम की चीज नहीं है क्या, जो इतनी तंग गलियों में भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरीके से हवा पे रवा अपना घोड़ा दौड़ा रहे थे? तुम्हारी वजह से लोगों में भगदड़ मच गई। कोई हादसा हो सकता था, किसी को चोट लग सकती थी। क्या तुम्हें इस बात की जरा भी परवाह नहीं है? तुम्हारी वजह से ही मैं पानी में गिरने वाली थी, और तुम उल्टा मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। हद होती है बेशर्मी की। बल्कि तुम्हारी वजह से तो मुझे चोट लगी है, तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए। अपने सामने किसी लड़की को इस तरह बेखौफ बात करते देख राजकुमार शौर्य को हैरानी होती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर उन्हें गुस्सा नहीं आता बल्कि मजा आ रहा था, क्योंकि उनके सामने तो लोगों की जुबान ही नहीं खुलती। लेकिन काव्या तो बेखौफ होकर उन्हें माफी मांगने के लिए कह रही थी। राजकुमार शौर्य अपने घोड़े से नीचे उतरता है और काव्या के नजदीक आता है। उसके इस तरीके से अपने करीब आने की वजह से काव्या थोड़ी घबराकर धीरे धीरे अपने कदम पीछे ले लेती है। राजकुमार शौर्य अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे को काव्या के नजदीक झुकाकर कहता है, अगर तुम वाकई चाहती हो कि मैं तुमसे माफी मांगूं तो मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन उसके बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम्हें मरना होगा। काव्या थोड़ी सी घबरा कर अपने मन में सोचती है, कितना बदतमीज इंसान है। एक तो इसकी वजह से मुझे चोट लगी है और ऊपर से यह मुझसे माफी मांगने की बजाय पहली मुलाकात में ही मेरे मरने की बातें कर रहा है। कहीं ये कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है? काव्या यार तू कहाँ फंस गई? काव्या थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में अटकते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नहीं डरती। मुझसे माफी मांगे बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो या नहीं? वरना मैं अभी सिपाहियों को बुलाती हूँ। राजकुमार शौर्य कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे चाहो बुला लो, पर जैसा कि मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे तुमसे माफी मांगने के बाद तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम्हें मरना होगा। राजकुमार शौर्य की बातें सुनकर काव्या थोड़ी सी सहम जाती है और अपने मन में सोचती है, लगता है ये कोई बहुत बड़ा बदमाश है, इसलिए तो इसके आने पर लोगों में भगदड़ मच गई थी। काव्या क्यों अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है?
चुपचाप यहाँ से निकल ले। काव्या के यूं खामोश हो जाने पर राजकुमार शौर्य कहता है, लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी कुछ खास प्यारी नहीं है। शायद तुम जीने से बोर हो चुकी हो। चलो, मैं तुमसे माफी मांगकर तुम्हारी यह मरने की इच्छा पूरी कर देता हूँ। इतना कहकर वह काव्या से कुछ कहने ही वाला होता है, पर उससे पहले ही काव्या जल्दी से अपने दोनों हाथों से उसका मुंह कसकर बंद कर देती है और कहती है, रुको रुको, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। आज तक किसी भी लड़की ने राजकुमार शौर्य को नहीं छुआ था, इसलिए अपने चेहरे पर काव्या के हाथ के स्पर्श के एहसास से राजकुमार शौर्य कुछ वक्त के लिए एकदम से फ्रीज हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वह गुस्से में काव्या के हाथ को पकड़कर उसे खुद से दूर करने के लिए जोर से धक्का देता है, जिससे काव्या दोबारा जमीन पर गिर जाती है और राजकुमार शौर्य काव्या से बिना कुछ कहे यूं ही जल्दी से अपने घोड़े पर चढ़कर वहां से चला जाता है। अब वहां पर अनोखी भी काव्या के पास आ जाती है और उसे संभालती है। जमीन पर दोबारा गिराए जाने की वजह से काव्या का गुस्सा तो अब 7वें आसमान पर था। वह गुस्से से खड़ी होती है और चिल्लाते हुए राजकुमार शौर्य को कहती है, बदतमीज कहीं का, खुद को समझता क्या है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अरे देखो, वह भाग रहा है, कोई सिपाहियों को बुलाओ। और फिर वह जोर जोर से सिपाहियों सिपाहियों कहकर चिल्लाने लगती है। अनोखी काव्या को शांत कराते हुए कहती है, छोटी मालकिन, शांत हो जाइए, आप ये क्या कर रही हैं? काव्या गुस्से से कहती है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? वह बदतमीज लड़का मुझे गिराकर भाग गया। मैं बोल रही हूं ना, कोई सिपाहियों को क्यों नहीं बुलाता? कोई सिपाहियों को बुलाओ, उसे गिरफ्तार कराओ। अनोखी काव्या को चुप कराते हुए कहती है, छोटी मालकिन, शांत हो जाइए। क्या आप नहीं जानती कि वह एक राजकुमार है? राजकुमार शौर्य। जो काव्या अभी तक इतने गुस्से में चिल्ला रही थी, अनोखी की बात सुनकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी ही गुम हो जाती है। क्या एक और राजकुमार? इस राजा के आखिर और कितने बेटे हैं? मैं जहां जाती हूं किसी न किसी से टकरा ही जाती हूं। तू तो गई काम से काव्या। तारांकन 13 डर के आगे राजकुमार शौर्य है। रात का समय, अमृता का घर। काव्या अनोखी के साथ घर वापस तो आ गई थी, लेकिन आज शाम बाजार में उसके और राजकुमार शौर्य के बीच जो नोकझोंक हुई थी, उसे लेकर वह बहुत परेशान थी। घबराहट की वजह से उसने खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया था। बस वह यहां से वहां अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। क्योंकि उसने एक राजकुमार के साथ बदसलूकी की थी, इसलिए उसे इस बात का डर था कि कहीं इस वजह से यहां उसके लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। यही बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। तभी अनोखी काव्या के पास दूध का गिलास लेकर आती है और उससे पीने के लिए बोलती है। काव्या उसके हाथ से दूध का गिलास लेकर पीछे मेज पर रखती है और उसे अपने पास बिठाकर डरते डरते पूछती है, अनोखी एक बात बताओ, ये राजकुमार शौर्य असल में कैसे इंसान है? मतलब कि वह ज्यादा गुस्से वाले तो नहीं है ना? अनोखी काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, राजकुमार शौर्य बहुत ही क्रूर, निर्दयी और गुस्से वाले हैं। वह अपनी किसी भी दुश्मन को जीवित नहीं छोड़ते हैं। किसी की जान लेना तो जैसे उनके लिए बस एक खेल है। उनके गुस्से की वजह से ही वह लोगों में मौत के सौदागर के नाम से मशहूर है। लोगों की तो उनसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं होती। फिर वह काव्या की तरफ उत्साह से देखते हुए कहती है, पर छोटी मालकिन, आपने तो कमाल ही कर दिया, आपकी हिम्मत की तो दाद देनी चाहिए। आप तो उनकी आंखों में आंखें डालकर उन्हें माफी मांगने के लिए बुलाए। वाकई में छोटी मालकिन, आप कितनी बहादुरी से उनके सामने खड़ी थी। काव्या अपनी बेचारी सी सूरत बनाए भीगी बिल्ली बनकर कहती है, इसे बहादुरी नहीं खुदकुशी कहते हैं अनोखी। अगर मुझे पहले पता होता कि वह राजकुमार इतना ज्यादा बेरहम है तो मैं कभी उससे नहीं उलझती। पहले ही मेरे लिए क्या कम परेशानियां थी जो मैंने एक और खड़ी कर ली। और वह अपना चेहरा बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह बना लेती है। अनोखी कहती है, छोटी मालकिन क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या आपको उनसे डर लग रहा है? काव्या अपना सर हाँ में हिलाती है, लेकिन वह मुंह से नहीं बोलती है। अनोखी उसकी बात समझ नहीं पाती और काव्या से पूछती है, छोटी मालकिन, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप हाँ कह रही हैं या ना। काव्या बहुत हल्की आवाज में कहती है, तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है अनोखी। अब मुझे समझ आ गया है कि राजकुमार शौर्य मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अंत अब नजदीक है। अनोखी रोते हुए काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, शुभ शुभ कहिए, आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मेरा क्या होगा? काव्या अनोखी का हाथ पकड़ते हुए बड़ी मासूमियत से उससे कहती है, अनोखी मेरी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। मैं जब से यहाँ आई हूँ, एक तुम ही तो हो जिसके ऊपर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ।
अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे लिए परेशान मत होना। अपने परिवार के पास वापस चली जाना और अच्छे से अपनी जिंदगी जीना। इतना कहकर वह पलटकर अपनी पलंग पर लेट जाती है और रोते हुए अपना चेहरा तकिए से ढक लेती है। अनोखी कहती है, ओहो छोटी मालकिन, आप खामोखा ही इतनी परेशान हो रही है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार शौर्य केवल उत्सव तक के लिए ही यहाँ पर आए हैं। उत्सव के बाद वह इस राज्य से दूर चले जाएंगे। उसकी यह बात सुनकर काव्या एकदम से खुशी से उछलते हुए उठती है और कहती है, क्या सच में? अगर ऐसा है तो फिर सब कुछ ठीक है। परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। जब तक राजकुमार शौर्य यहाँ है मैं उनके सामने आऊंगी ही नहीं। तो वह मुझे पहचान कर सजा कैसे देंगे? ये हुई ना बात। फिर वह अनोखी से कहती है, अनोखी जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। इस वक्त मेरे पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी कूद रहे हैं। इतनी देर से मैं इसी बात को लेकर इतनी परेशान थी कि खाना तो दूर मैंने पानी तक नहीं पिया। लेकिन जैसा कि तुमने बताया अब सब कुछ ठीक है। मुझे इस मसले का हल मिल गया है। मुझे डरना नहीं है, सिर्फ राजकुमार शौर्य से छुपना है। अनोखी कहती है, छोटी मालकिन आपको समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ देर पहले तो आप इतनी डरी सहमी हुई थी और अब देखिए खुशी से उछल रही है। जब से आपको डूबने के बाद होश आया है तब से आप बिल्कुल बदल गई हैं। कभी कभी तो लगता है कि आप मेरी छोटी मालकिन है ही नहीं बल्कि कोई और ही इंसान है, जैसे आप किसी अलग ही दुनिया से आए हो। उसकी यह बात सुनकर काव्या थोड़ी सी हड़बड़ा सी जाती है और अनोखी से नजरें चुराते हुए कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारी छोटी मालकिन ही हूँ। मैं कोई और कैसे हो सकती हूँ? अनोखी अपनी बात सही करते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं छोटी मालकिन, आप मुझे गलत समझ रही है। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही थी कि वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही काव्या उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, अरे तुम अभी तक यहीं पर खड़ी हो। मैंने कहा ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। और उसे कमरे बाहर निकालते हुए कहती है, जाओ यहाँ से जल्दी से और मेरे लिए खाना लेकर आओ। जल्दी जाओ। अनोखी, अच्छा छोटी मालकिन, जाती हूँ कहकर वहां से चली जाती है। फिर काव्या एक गहरी सांस लेती है और अपने बालों को बांधने लगती है। तभी उसका हाथ उसके कान के पास जाता है जिससे उसे पता लगता है कि उसके कान का एक झुमका गायब है। अरे ये क्या, मेरा झुमका कहाँ गिर गया? वह कमरे में सब जगह झुमके को ढूंढने लगती है लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। फिर वह सोचती है शायद बाजार में कहीं गिर गया होगा। छोड़ो, जाने दो। चफोटीन महल में रुकने की खूबसूरत वजह। रात का समय राजमहल के अंदर। महल के अंदर तालाब के पास मुंडेर पर राजकुमार शौर्य बैठा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस वक्त वह बहुत उदास है। और भला वह उदास हो भी क्यों ना, वह दोबारा महारानी से मिलने के लिए जाता है लेकिन हर बार की तरह इस बार भी महारानी ने उससे मिलने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से वह बहुत दुखी था। इस समय तालाब का पानी जितना शांत था उसके अंदर अपने सवालों को लेकर उतना ही शोर था। उसके हाथ में एक बहुत खूबसूरत सा ब्रोच था जो उसने आज ही बाजार से खरीदा था। वह इसे अपनी माँ को उनसे मिलने पर तोहफे के तौर पर देना चाहता था, लेकिन उसकी माँ तो उससे मिलना ही नहीं चाहती थी। यही बात सोचकर उसके मन में उदासी थी। उसकी खामोश निगाहें सिर्फ चांद को एकटक देखे जा रही थी, मानो जैसे वह चांद से कह रही हो कि जिस तरह हजारों सितारों के बीच तुम अकेले हो वैसे ही यहाँ पर सब के साथ होते हुए भी मैं भी तन्हा ही हूँ। तभी वहां महामंत्री जी आ जाते हैं। राजकुमार शौर्य इस वक्त इतना दुखी था और अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि उसे वहां पर महामंत्री के आने का एहसास तक नहीं होता है। महामंत्री जी राजकुमार शौर्य की उदासी को दूर से ही भांप लेते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, राजकुमार शौर्य, आप ठीक तो हैं ना? इतनी रात गए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अब तक सोए क्यों नहीं? महामंत्री की बात सुनकर राजकुमार शौर्य जल्दी से अपने हाथ में थौमे हुए ब्रोच को अपनी मुट्ठी में बंद करके छुपा लेता है ताकि किसी को भी उसके दर्द का एहसास न हो। फिर पलटकर उन्हें देखता है और कहता है, बस यूं ही, मुझे नींद नहीं आ रही थी, कमरे के अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए मैं यहाँ बाहर ठंडी हवा में टहलने आ गया। और वह फिर से वैसे ही चांद की ओर देखने लगता है। महामंत्री जी उस उदासी भरे माहौल से राजकुमार का ध्यान हटाने के लिए थोड़े से शरारती अंदाज में उससे पूछते हैं, अक्सर लोग चांद में उस इंसान का चेहरा ढूंढते हैं जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। आप इस चांद में किसका चेहरा ढूंढ रहे हैं राजकुमार? क्या आपके लिए भी कोई इस चांद जितना ही खास है? राजकुमार शौर्य महामंत्री की ओर देखकर कहता है, इस दुनिया में सिर्फ एक प्यार ही ऐसी चीज है जिसे मैं चाहकर भी नहीं पा सकता।
बचपन से ही मैं अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसा हूँ, और मेरा यह इंतजार आज तक खत्म नहीं हुआ। मेरे लिए किसी का प्यार पाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि पानी में इस चांद के अक्स का होना, जिसे देखकर हमें लगता है कि हम चांद को छू सकते हैं, पर हकीकत में तो ये सिर्फ चांद की परछाई ही होती है, असल चांद नहीं। लेकिन मेरे हिस्से में तो किसी के प्यार की परछाई भी नहीं है। उसकी यह बात सुनकर महामंत्री को भी बहुत दुख होता है, लेकिन फिर भी वह राजकुमार को हौसला देते हुए कहते हैं, राजकुमार, नियति का खेल ही कुछ ऐसा है। इस दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। खैर, आप इन सब बातों को छोड़िए और ये बताइए कि अब अपने आगे क्या सोचा है। राजकुमार शौर्य कहता है, मैं आपकी बात समझा नहीं महामंत्री जी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। महामंत्री कहते हैं, मैंने दोपहर आपसे पूछा था कि आप इस महल में रुकना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस महल से वापस नहीं जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ रुकने के लिए कोई ना कोई वजह ढूंढनी होगी। राजकुमार शौर्य कहता है, आप तो जानते हैं महामंत्री जी, मुझे यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। मेरे यहाँ रुकने के फैसले में कोई मेरा साथ नहीं देगा, यहाँ तक कि मेरे अपने पिता यानी कि महाराज भी मुझे वापस भेजने का ही फैसला करेंगे। महामंत्री जी कहते हैं, तो फिर आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे महाराज भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाए। फिर वह राजकुमार के कान के पास जाकर उनसे धीरे से कहते हैं, राजकुमार, सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही है। बस जो चीजें लोगों को खुली आंखों से नहीं दिखाई देती है, आपको उन्हें अपनी बंद आंखों से देखना होगा। अब राजकुमार शौर्य को महामंत्री की कुछ कुछ बातें समझ आ रही थी। तभी महामंत्री की नजर राजकुमार शौर्य के कपड़ों में अटके काव्या के झुमके पर पड़ती है, और वह उस झुमके को उनके कपड़ों से निकालते हुए कहते हैं, राजकुमार शौर्य, ये क्या, आपके कपड़ों पर यह स्त्रियों का आभूषण क्या कर रहा है। और फिर वह राजकुमार को छेड़ते हुए कहते हैं, क्या आपने यहाँ रुकने के लिए कोई खूबसूरत वजह ढूंढ ली है राजकुमार। उनकी यह बातें सुनकर तो राजकुमार शौर्य थोड़ा सा असहज हो जाता है, क्योंकि किसी लड़की का झुमका उसके कपड़ों पर अटका था, तो लोग तो इस बात का कुछ और ही मतलब समझने लगेंगे न। उस झुमके को देखकर राजकुमार शौर्य को याद आता है कि जब उसने उस लड़की को पानी में गिरने से बचाया था तभी वह झुमका उसके कपड़ों में अटक गया होगा। और फिर उसको काव्या की बातें याद आने लगती है कि कैसे काव्या राजकुमार शौर्य को खुद से माफी मांगने के लिए कह रही थी। और वह गुस्से से अपने मन में सोचता है, आखिर कौन थी वह लड़की जो मुझसे इतने बेखौफ तरीके से बात कर रही थी। मैंने आखिर उस वक्त उससे कुछ कहा क्यों नहीं। अगर अगली बार वह लड़की मेरे सामने आई तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी वजह से मुझे महामंत्री जी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। तारांकन च 15 एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। अगले दिन सुबह में काव्या अपने कमरे के बाहर गलियारे में बैठी आराम से चाय की चुस्कियां का मजा ले रही थी कि तभी अनोखी उसके पास कुछ कपड़े लेकर आती है और उससे पूछती है, छोटी मालकिन, ये देखिए, बताए कि आज आप इनमें से कौन से कपड़े पहनेंगी। काव्या उन कपड़ों को देखकर कहती है, अनोखी, क्या हम कहीं शादी में जा रहे हैं। तुम्हें इससे ज्यादा भारी कपड़े नहीं मिले थे मुझे लाकर पहनने के लिए देने के लिए। अनोखी उन कपड़ों को देखकर काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, ठीक ही तो है ये कपड़े, आप तो ऐसे ही कपड़े पहनती थी ना। काव्या कहती है, पहनती होंगी, लेकिन वह पुरानी बात थी, अब ऐसा नहीं है। एक तो वैसे ही यहाँ पर इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम सिर्फ घर में पहनने के लिए ही इतने भारी भरकम कपड़े लेकर आए हो मेरे लिए। इन्हें पहनकर चलना तो दूर, मैं ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी। इन्हें वापस अलमारी में ही रख दो, और अगर कोई हल्के कपड़े हो तो मुझे पहनने के लिए ला कर दो। अनोखी कहती है, माफ कीजिएगा छोटी मालकिन, पर आपके पास तो सिर्फ ऐसे ही कपड़े हैं। इतना कहकर वह काव्या को दोबारा से उन कपड़ों में से कोई एक चुनने का इशारा करती है। काव्या बेदिली से उन कपड़ों की तरफ देखती है, लेकिन तभी उसकी नजर अनोखी के कपड़ों पर पड़ती है। उन्हें देखकर काव्या की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है, और वह अनोखी से कहती है, अरे देखो, ये है ना हल्के कपड़े जो तुम पहने हो। एक काम करो, मुझे तुम अपने ही कपड़े पहनने के लिए लाकर दे दो। अनोखी काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मैं आपकी नौकर हूं, आप भला मेरे कपड़े कैसे पहन सकती हैं। ऐसे कपड़े केवल सेवकों के लिए होते हैं, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती। काव्या कहती है, देखो, मैं यह ऊंच नीच जैसी चीजों को नहीं मानती। यह इस समाज के द्वारा अपनी सहूलियत के लिए बनाए हुए दकियानुसी नियम है। मेरी नज़र में सभी इंसान एक बराबर है, तो फिर वह एक दूसरे की चीज़ों को क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। अनोखी दुखी मन से कहती है, छोटी मालकिन, आपका मन बहुत साफ है, इसलिए सिर्फ आप ही ऐसा सोचती हैं।
लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं, हमें ना चाहते हुए भी उसके ही नियम मानने पड़ते हैं, फिर चाहे वह हमारे हक में बेहतर हो या बदतर। अनोखी की बातें सुनकर काव्या को भी बहुत अफसोस होता है। वह अपने मन में सोचती है, अनोखी पूरी तरीके से गलत तो नहीं है। हालांकि मैं खुद यहाँ जिस समय से आई हूँ, वहां पर हम खुद को मॉडर्न और सिविलाइज्ड कहते हैं। लेकिन सच तो यही है कि मेरे समय में भी समाज में फैली हुई यह ऊंच नीच की दीवार अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। तो ये समय तो मेरी दुनिया से काफी पीछे है। फिर भला मैं यहाँ पर इन सब से इस बात की उम्मीद कैसे कर सकती हूँ कि यह इन दकियानुसी विचारधारा को छोड़ दे। काव्या अनोखी का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देते हुए कहती है, अनोखी देखना, एक समय ऐसा भी आएगा जब ये समाज खुद ही अपने बनाए हुए इन बेकार नियमों को तोड़ देगा। वह एक ऐसी दुनिया होगी जहां पर लोगों के बीच जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी और यहां तक कि स्त्री और पुरुषों के बीच भी कोई भेदभाव नहीं होगा। सब लोग एक समान होंगे। अनोखी कहती है, हाँ हाँ छोटी मालकिन, बिल्कुल, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन फिलहाल अभी आप जल्दी से तैयार हो जाए, नहीं तो मेरी शामत आ जाएगी। इतना कहते हुए वह काव्या को उसके कमरे की ओर धकेलती हुई अंदर ले जाती है और अपनी मर्जी से ही एक वस्त्र चुनकर उसके पहनने के लिए रख देती है और बाहर चली जाती है। उन कपड़ों को देखकर काव्या कहती है, क्या मुसीबत है, मुझे आज फिर से यह फैंसी ड्रेस कंपटीशन वाले कपड़े ही पहने पड़ेंगे क्या? फिर वह उन्हें खोलकर देखती है और कहती है, ओह गॉड, ये लहंगा है या सकस का तंबू? इसमें तो मेरी जैसी 10 काव्या समा जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ये कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनूंगी। फिर वह अपने कमरे की खिड़की के बाहर देखते हुए खुद से कहती है, अगर मेरे पास घर में सिंपल कपड़े नहीं है तो क्या हुआ, बाहर बाजार में तो मिल ही जाएंगे। और वह उन कपड़ों को वहीं पर छोड़कर खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकल जाती है। काव्या घर से बाहर निकल तो आई थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं कोई उसे पहचान ना ले। इसलिए वह अपने चेहरे को एक कपड़े के नकाब से ढक लेती है, ताकि वह बाजार में अमृता की पहचान के किसी शख्स से ना टकरा जाए। काव्या बाजार में कपड़े की दुकान पर अपने लिए कुछ कपड़े खरीदती है। तभी उसके कानों में बांसुरी की धुन पड़ती है। ये संगीत की धुन इतनी मधुर और सम्मोहक थी कि काव्या इसमें खुशी जाती है और उस आवाज का पीछा करते हुए वह पीछे जंगल में चली जाती है। इस धुन को बजाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि राजकुमार आदित्य थे। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले भाग में बताया था कि राजकुमार आदित्य को संगीत से बेहद लगाव है और वह गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उन्हें अपने इस शौक को सबसे छुपाकर रखना पड़ता था, क्योंकि वह एक राजकुमार थे और उस समय की सोच के मुताबिक एक राजकुमार की संगीत में नहीं बल्कि राजकीय कार्यों में दिलचस्पी होनी चाहिए थी। इसी वजह से जब कभी उनका मन सुकून की तलाश में होता था तो वह यूं ही महल के बाहर किसी सुनसान जगह पर जाकर अपने संगीत का अभ्यास करते थे। अब काव्या उस आवाज का पीछा करते हुए राजकुमार आदित्य के पास पहुंच जाती है। राजकुमार आदित्य भी अपनी संगीत में इस कदर खोए हुए थे कि बांसुरी बजाते हुए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उस संगीत की धुन इतनी मीठी और सम्मोहक थी कि काव्या कब उसमें इतना खो गई कि उसके पांव अपने आप ही थिरकने लगे, उसे पता ही नहीं चला। काव्या बस उस धुन में खोई उसकी ताल से ताल मिलाए मदहोश सी नृत्य करने लगती है। उसके कदमों की आहट की आवाज से राजकुमार आदित्य अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने किसी को यूं इस तरह अपने संगीत में खोकर नाचते हुए देखकर उनको भी बहुत अच्छा लगता है और अब वह और भी खुशी से अपनी धुन बजाने लगते हैं। नृत्य करते हुए अचानक काव्या का पैर उसके कपड़ों में उलझता है और वह बस गिरने ही वाली होती है कि उससे पहले ही राजकुमार आदित्य उसके पास आकर एकदम से उसका हाथ थाम लेते हैं और उसे गिरने से बचा लेते हैं। अब काव्या भी अपने होश में आती है। काव्या उस संगीत में इतना खोई हुई थी कि अभी तक उसने राजकुमार आदित्य का चेहरा भी नहीं देखा था। पहली बार उन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। किसी अनजान इंसान को अपने इतना करीब देखकर काव्या की सांसें थम सी जाती हैं। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह यहाँ कैसे पहुंच गई। तभी हवा के एक तेज झोंके से काव्या के चेहरे पर लगा हुआ नकाब भी हट जाता है और अब राजकुमार आदित्य को भी काव्या का चेहरा नजर आता है। वह जब उसे देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। राजकुमार आदित्य दिल इतनी जोर से धड़कने लगता है कि उसकी आवाज उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। ऐसा नहीं है कि राजकुमार आदित्य ने आज से पहले कभी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा था, लेकिन काव्या की आंखों की चमक और उसके चेहरे की मासूमियत उन्हें बस उसे ही देखे जाने के लिए मजबूर कर रही थी। एक पल के लिए उन दोनों के लिए वक्त जैसे थमसा गया। समा में चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। जंगल के उस सन्नाटे में सिर्फ हवा के चलने की साया
की आवाज ही आ रही थी। तभी पेड़ों के ऊपर लगे हुए फूल बारिश की बूंदों की तरह उन दोनों पर गिरने लगते हैं, जैसे मानो वह भी उन दोनों के इस पल के गवाह बन रहे हो। और यह सब किसी रोमांटिक मूवी के सीन जैसा ही लग रहा था। 16 तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। काव्या बस डरी, सहमी, घबराई हुई राजकुमार आदित्य की आंखों में ही देखे जा रही थी। फिर वह जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और अपना हाथ राजकुमार आदित्य से छुड़ाने के लिए पीछे की ओर खींचती है। अब राजकुमार आदित्य को भी इस बात का एहसास होता है कि उनका यूं किसी लड़की के करीब आकर उसका इस तरह से हाथ थाम लेना उस लड़की को असहज महसूस कराता होगा। इसलिए वह जल्दी से काव्या का हाथ छोड़कर उससे दूर हटते हैं और अपनी नजरें चुराते हुए काव्या से कहते हैं, माफ कीजिएगा, आपके गिरने वाली थी, इसलिए आपको बचाने के लिए मुझे इस तरह आपका हाथ थामना पड़ा। काव्या अपने बालों को कान के पीछे करते हुए थोड़ी सी शर्माते हुए कहती है, नहीं, आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही आपके संगीत में इस कदर खो गई कि कब मेरे पैर खुद ही थिरकने लगे, मुझे पता ही नहीं चला। वाकई में आप बहुत अच्छी बांसुरी बजा लेते हैं। आपकी धुन में एक अलग सा ही सुकून था, जिसे सुनकर मैं तो क्या कोई भी इंसान सम्मोहित हो सकता है। तो फिर देखा जाए तो इसमें पूरी तरीके से गलती मेरी भी तो नहीं है ना। इतना कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं। राजकुमार आदित्य काव्या से अपने संगीत की तारीफ सुनकर बहुत खुश होते हैं और मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप भी बहुत सुंदर नृत्य कर लेती हैं। काव्या थोड़ा शर्माते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस एक नौसिखिया ही हूँ। फिर वह दोनों दोबारा से मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। राजकुमार आदित्य उससे पूछते हैं, वैसे आप हैं कौन? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? काव्या मुस्कुराकर कहती है, मेरा नाम काव्या है। और फिर वह राजकुमार आदित्य से पूछती है, और आप कौन है? आपका क्या नाम है? काव्या की बात सुनकर राजकुमार आदित्य को थोड़ी सी हैरानी होती है, क्योंकि पूरे राज्य में वह बहुत प्रसिद्ध थे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि काव्या उनके बारे में नहीं जानती हो? उनके इस तरह खामोश रहने पर काव्या दोबारा उनसे पूछती है, क्या हुआ? आप खामोश क्यों हो गए? राजकुमार आदित्य काव्या को अपने बारे में बताते इससे पहले ही काव्या एकदम से उनसे कहती है, ओह अच्छा, मैं समझ गई, कहीं आप वो ही तो नहीं है? राजकुमार आदित्य हैरानी से काव्या से कहते हैं, जी कौन? काव्या कहती है, अरे वही, मुझे आज ही अनोखी ने बताया था कि उत्सव के लिए पड़ोसी राज्य से एक बहुत बड़े संगीतकार आए हैं। तो कहीं आप वही संगीतकार तो नहीं है? सच में आपका संगीत इतना अच्छा है कि देखिएगा, उत्सव के दिन आपका संगीत सुनकर सब सिर्फ आपके ही गुणगान गाएंगे। राजकुमार आदित्य अभी भी खामोश ही थे। वह अपने मन में सोचते हैं, लगता है ये सच में नहीं जानती कि मैं एक राजकुमार हूँ, इसलिए तो मुझसे इतना खुलकर बातें कर रही है। क्या करूं? क्या मैं अभी इसे अपनी सच्चाई बता दूं? नहीं नहीं, अगर मैंने अभी इसे सच बता दिया कि मैं एक राजकुमार हूं, तो शायद कहीं ये घबराकर यहां से चली न जाए। न जाने क्यों इसके साथ मुझे कुछ अलग सा महसूस हो रहा है, जो आज से पहले मैंने कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया। इसलिए वह अभी काव्या को अपने बारे में सच नहीं बताने का फैसला करते हैं और अपने बारे में उसकी गलतफहमी को दूर नहीं करते हैं। अब काव्या कहती है, अच्छा तो ठीक है, उत्सव के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल बहुत देर हो चुकी है, मुझे अब चलना चाहिए। इतना कहकर वह वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ती है, तभी अचानक से जंगल में जंगली जानवरों की गुर्राने की आवाजें आने लगती है। उन्हें सुनकर तो डर के मारे काव्या के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। राजकुमार आदित्य उससे पूछते हैं, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं ना? काव्या इस समय बहुत डरी हुई थी, लेकिन क्योंकि वह अपने इस डर को राजकुमार आदित्य के सामने जाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह उनके सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है और हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इस समय काव्या के अल्फाज उसके हालात का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंदर से तो वह डरी सहमी सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिर वह यहां से अकेले बाहर कैसे निकले। राजकुमार आदित्य समझ जाते कि काव्या को जंगल से अकेले वापस जाने में डर लग रहा है, लेकिन वह ये बात उनके सामने जाहिर नहीं करना चाहती, इसलिए तो वह अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपना डर छुपा रही है। वह काव्या को इसके लिए शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह खुद मुस्कुराकर उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, आप तो जानती हैं न कि मैं अभी अभी इस राज्य में आया हूँ, इसलिए अगर मैं अकेले यहाँ से वापस महल जाऊंगा तो कहीं जंगल में भटक न जाऊं। तो फिर क्या आप मुझे भी अपने साथ लेकर चल सकती है?
अब काव्या की जान में जान आती है और वह खुशी से कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, एक से भले दो, चलिए साथ ही चलते हैं। राजकुमार आदित्य काव्या के साथ चलने लगते हैं और वह पीछे मुड़कर अपने अंगरक्षक को इशारे से उनसे थोड़ा पीछे रहकर चलने के लिए कहते हैं, ताकि काव्या को उनकी सच्चाई का पता ना चले। रास्ते में चलते हुए काव्या राजकुमार आदित्य से बहुत सारी बातें करती है और उन्हें एक परदेसी समझकर बड़े ही एक्साइटमेंट से अपने राज्य की कुछ चीजों के बारे में भी बताने लगती है, जिनके बारे में उसे वहां अनोखी से पता चला था, जैसे कि अक्सर लोग करते हैं। राजकुमार आदित्य एकटक सिर्फ काव्या को ही देखे जा रहे थे। काव्या की बातें और उसकी मुस्कुराहट उन्हें उससे एक अलग सा जुड़ाव महसूस करा रही थी, जैसे उनके बीच कोई गहरा नाता हो। कुछ देर बाद वह दोनों जंगल के बाहर मुख्य मार्ग पर पहुंच जाते हैं। काव्या उनसे कहती है, लीजिए आपकी मंजिल तो आ गई, अब यहां से आप सीधे जाइएगा तो आसानी से महल पहुंच जाएंगे। मुझे बाजार में थोड़ा काम है, इसलिए मैं अभी चलती हूं। तारांकन 17, क्या आप सचमुच ही कोई जादूगरनी हैं? राजकुमार आदित्य अभी काव्या के साथ थोड़ा और वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए वह उससे कहते हैं, अरे कितना अजीब इत्तेफाक है, मुझे भी बाजार से कुछ सामान लेना था, तो क्या मैं भी आपके साथ बाजार चल सकता हूं? आपको कोई ऐतराज तो नहीं होगा? काव्या कहती है, हाँ क्यों नहीं, इसमें भला ऐतराज की क्या बात है। वैसे भी आपका मेरे साथ ही बाजार में चलना ठीक रहेगा। इस राज्य के बाजारों में बहुत सारे ठग हैं, वह तो आपको परदेसी समझकर लूट ही लेंगे। राजकुमार आदित्य कहते हैं, आप ये क्या कह रही हैं? ठग और यहाँ इस राज्य में? मैंने तो सुना है यहाँ पर लोग बहुत ईमानदारी से व्यापार करते हैं। काव्या थोड़ा बेजारी से कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, यहाँ के दुकानदार इतने ईमानदार हैं कि न जाने कब वो परियों की जादुई कहानी सुनाकर आपको ठग लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी बात सुनकर राजकुमार आदित्य हंसने लगते हैं। काव्या अपनी आंखें बड़ी करके कहती है, आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे एक ठग की तो मैंने ही अच्छे से खबर लेकर उसे बिल्कुल सीधा कर दिया। राजकुमार आदित्य हंसते हुए कहते हैं, नहीं वह बात नहीं है, मैं तो बस उद्धरण चिन्ह। काव्या एकदम से कहती है, आपको मुझ पर यकीन नहीं है न? तो फिर आप खुद ही मेरे साथ बाजार में चलकर अपनी आंखों से ही देख लीजिए कि कैसे वह टेढ़ा दुकानदार एकदम सीधा हो गया। और वह राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ बाजार में ले जाने लगती है। राजकुमार आदित्य भी अपनी सुध बुध खोए उसका हाथ थामे उसके साथ साथ ही चलने लगते हैं। बाजार में पहुंचकर काव्या उनका हाथ छोड़कर उस दुकानदार की दुकान ढूंढने लगती है। इसी बीच राजकुमार आदित्य भी लोगों से अपनी पहचान छुपाने के लिए पास में रखी हुई एक पगड़ी पहन लेते हैं और उसके कपड़े से अपना चेहरा थोड़ा सा ढक लेते हैं, जिससे वह लोगों की नजरों में न आए। अब काव्या फिर से राजकुमार आदित्य का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ उस मोटे दुकानदार की दुकान में ले जाती है। उस मोटे दुकानदार की दुकान में पहुंचकर काव्या मुस्कुराते हुए उससे पूछती है, ओह मोटे दुकान वाले भाई साहब कैसे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। काव्या को दोबारा अपनी दुकान में देखकर उस मोटे दुकानदार के तो पसीने ही छूट जाते हैं और वह अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, अरे जादूगरनी साहिबा, आप फिर से यहाँ क्यों आ गई? प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस दिन से आपने मुझे समझाया है कि अपना काम झूठ बोलकर नहीं बल्कि ईमानदारी से करूं, उस दिन से मैंने कोई धोखेबाजी वाला काम नहीं किया है। आप चाहे तो यहाँ पर किसी से भी पूछ लीजिए। काव्या अपने चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए राजकुमार आदित्य की तरफ ऐसे देखती है जैसे मानो वह अपनी आंखों से ही उनसे कह रही हो कि देखा मैंने कहा था ना। राजकुमार आदित्य भी सिर्फ अपनी आंखों से ही काव्या को इशारा करते हुए कहते हैं, सच में मान गए आपको तो। अब काव्या उस दुकानदार से कहती है, आप घबराइए नहीं, मैं तो बस यूं ही यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा आपका हाल चाल पूछ लूं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि अब आप दोबारा परियों की कहानी सुनाकर लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे। फिर वह वहीं पास में पड़े हुए एक चिराग को अपने हाथ में उठाकर उसे दुकानदार को दिखाते हुए डराने वाले लहजे में बोलती है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि आप फिर से वही हेरा फेरी कर रहे हो तो फिर आप तो जानते ही हो ना कि मैं इंसानों को गायब करके चिराग में बंद कर देती हूँ। वह दुकानदार डरते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल जादूगरनी साहिबा, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, आप फिक्र मत कीजिए, आपको शिकायत का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। काव्या चिराग को साइड में रखकर उस दुकानदार से कहती है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। फिर मुस्कुराती हुई राजकुमार आदित्य के साथ वहां से चली जाती है। काव्या के वहां से जाने के बाद अब वह दुकानदार चैन की सांस लेता है और उस चिराग की ओर देखते हुए अपने नौकर को बुलाकर उसे डांटते हुए कहता है, अबे सुन,
मैंने तुझसे कहा था ना कि दुकान में से सारे चिराग निकालकर कहीं दूर फेंका। तो फिर यह वाला चिराग यहाँ पर कैसे रह गया? क्या तू ये चाहता है कि मैं चिराग का जिन बन जाऊं? अभी के अभी इसे उठा और यहाँ से कहीं दूर फेंक कर आ। चल जल्दी जा। काव्या राजकुमार आदित्य के साथ बाहर आकर बहुत ज्यादा हंसती है और उनसे कहती है, आपने देखा ना वह मोटा दुकानदार कैसे डर रहा था। राजकुमार आदित्य काव्या से कहते हैं, मान गए आपको तो। मैं तो आपको बहुत सीधी सादी लड़की समझता था, पर आप तो बहुत ज्यादा ही खतरनाक निकली। वैसे वह दुकानदार आपको जादूगरनी क्यों कह रहा था? क्या आप सचमुच की कोई जादूगरनी है क्या? आपसे तो बच के रहना पड़ेगा। काव्या हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कोई जादूगरनी नहीं हूं। वह तो बस मैंने उस दुकानदार को सबक सिखाने के लिए एक छोटा सा नाटक किया था, जिसकी वजह से ही तो वह धोखेबाज इंसान ईमानदार बन गया है। राजकुमार आदित्य काव्या से पूछते हैं, पर आपने आखिर ऐसा किया क्या था? अब तो मुझे भी आपसे डर लग रहा है। काव्या कहती है, वह एक लंबी कहानी है, फिर कभी और फुर्सत में बताऊंगी। फिलहाल आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूं और बुरों के साथ भी अच्छी ही हूं। राजकुमार आदित्य कहते हैं, आप शायद कुछ गलत बोल गई। आपका मतलब है अच्छों के साथ अच्छी और बुरों के साथ बुरी? काव्या कहती है, नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना। मैंने यही कहा है कि मैं अच्छों के साथ अच्छी हूं और बुरों के साथ भी अच्छी ही हूं। अगर मैं बुरे लोगों के साथ खुद भी बुरी बन जाऊंगी तो भला मुझमें और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? बुराई को बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से ही जीता जाता है, और नफरत को मोहब्बत से। वैसे भी लोग बुरे नहीं होते हैं, सिर्फ उनके काम बुरे होते हैं। अगर हम उन लोगों से उनके बुरे कामों को अलग कर दें तो वह भी अच्छे ही इंसान बन जाएंगे। राजकुमार आदित्य कहते हैं, सच में आप बातें तो बहुत अच्छी कर लेती है। काव्या कहती है, मैं तो सिर्फ सच कहती हूँ, अच्छी अपने आप ही लग जाती है। और फिर वह दोनों हंसने लगते हैं। काव्या कहती है, अच्छा वह सब छोड़िए, आप ये तो बताइए कि आपको यहाँ पर खरीदना क्या था? चलिए मैं आपकी मदद करती हूँ। राजकुमार आदित्य थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बहाना तो सिर्फ काव्या के साथ वक्त बिताने के लिए किया था। उन्हें तो बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं था, तो वह उसे बताते भी क्या? लेकिन क्योंकि वह काव्या के सामने झूठे नहीं बनना चाहते थे, इसलिए अपनी हड़बड़ाहट में ही एक दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हाँ मुझे इस दुकान से कुछ सामान लेना है। काव्या कहती है, अच्छा तो फिर चलिए चलते हैं। अब वह दोनों उस दुकान पर आकर खड़े होते हैं। लेकिन ये क्या, ये दुकान तो रसोई के बर्तनों की दुकान थी। काव्या कहती है, पक्का आपको इसी दुकान से कुछ लेना है, क्योंकि यह तो रसोई के बर्तनों की दुकान है। अब राजकुमार आदित्य को भी अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने काव्या से एक झूठ बोला था, इसलिए अब उन्हें अपने उस झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ बोलने पड़ते हैं। वह जल्दी से पास में पड़ा एक बेलन उठाते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे ये चाहिए था। काव्या उनकी ओर बहुत हैरानी से देखते हुए पूछती है, क्या सच में आपको ये बेलन चाहिए है? मुझे तो लगा था कि उत्सव की तैयारी के लिए आपको या तो कपड़े चाहिए होंगे या फिर अपने संगीत यंत्रों का सामान। पर यहाँ तो मामला ही कुछ और निकला। क्या आपको संगीत के साथ साथ खाना बनाने का शौक भी है? राजकुमार आदित्य को लगता है कि कहीं उनकी चोरी पकड़ी न जाए, इसलिए वह अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लिए कहते हैं, नहीं आप गलत समझ रही हैं। मुझे ये बेलन एक संगीत वाद्य यंत्र के तौर पर ही चाहिए है। देखिए ना, इसकी मार से एक अलग ही तरह की ध्वनि निकलती है, जिससे मैं एक अनोखी धुन बना सकता हूँ। और फिर वह अपनी बात साबित करने के लिए उस बेलन को पास में ही पड़ी एक थाली पर मारते हैं, जिससे बहुत अजीब सी धमाकेदार तेज आवाज निकलती है। उस आवाज को सुनकर काव्या एकदम से अपने कान बंद कर लेती है। और अब राजकुमार आदित्य भी समझ जाते हैं कि उन्होंने हड़बड़ाहट में गलती कर दी है। लेकिन खैर, क्योंकि अब उन्होंने उस बेलन के बारे में इतनी कहानियां बना ली थी कि अब ना चाहते हुए भी उन्हें उस बेलन को खरीदना ही पड़ता है। वह दुकानदार से उस बेलन का दाम पूछते हैं और उससे पैक करने के लिए कहते हैं। फिर वह उस बेलन के पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालते हैं, तो वह ऐसा जाहिर करते हैं कि जैसे उनके पास तो पैसे हैं ही नहीं। वह काव्या से कहते हैं, लगता है जल्दी में मैं अशरफियों की पोटली लाना भूल गया। काव्या कहती है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। मेरे साथ तो अक्सर ही ऐसा होता रहता है। आप फिक्र मत कीजिए, इसके पैसे मैं दे देती हूँ। और वह अपनी अशरफियों की पोटली में से उस बेलन की कीमत दुकानदार को देने लगती है। लेकिन राजकुमार आदित्य काव्या को रोकते हुए थोड़ा अकड़ कर कहते हैं, नहीं, मैं ऐसे ही आपसे पैसे नहीं ले सकता हूँ। क्या आप मुझ पर कोई एहसान कर रही है?
काव्या कहती है, नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आखिर इंसान ही इंसान के काम आता है। आप कोई जानबूझकर थोड़ी ना अपनी अशर्फियों की पोटली भूले हैं। ये तो सिर्फ एक मामूली सी गलती है जो किसी से भी हो सकती है। राजकुमार आदित्य अपने चेहरे पर एक गंभीर सा भाव रखकर अपनी गुस्से सी आवाज में कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही आपसे पैसे नहीं ले सकता। ये बात मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है कि मैं यूं ही किसी से पैसे लूं। काव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह राजकुमार आदित्य को इस बात के लिए समझाए तो आखिर समझाए कैसे। इसलिए वह उनसे कहती है, ठीक है, आप इसे उधार समझकर रख लीजिए। अगली बार जब आप मिलेंगे तो लौटा देना। अब एकदम से राजकुमार आदित्य का बनावटी गुस्सा खुशी में बदल जाता है। लेकिन वह काव्या के सामने अभी भी अपना गुस्से वाला चेहरा ही बनाकर कहते हैं, मतलब सिर्फ आपके पैसे लौटाने के लिए मुझे आपसे दोबारा मिलना पड़ेगा। काव्या को लगता है कि राजकुमार आदित्य ये सब उससे गुस्से में कह रहे हैं। इसलिए वह भी थोड़ी सी घबरा जाती है और थोड़ी घबराई हुई आवाज में ही उनसे कहती है, नहीं कोई बात नहीं, आप मेरे पास मत आइएगा। मैं खुद ही आ जाऊंगी अपने पैसे लेने के लिए आपसे मिलने। राजकुमार आदित्य ऊपर से तो गुस्सा दिखा रहे थे, पर अंदर ही अंदर मन में ये सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि आखिरकार उनको काव्या से दोबारा मिलने का बहाना मिल ही गया। अब वह अपने लहजे में थोड़ी सी नरमी लाकर काव्या से कहते हैं, ठीक है, तो ये पैसे मुझ पर उधार रहेंगे। मैं जल्द से जल्द आपको ये पैसे लौटा दूंगा। काव्या हल्के से कहती है, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। इतना कहकर वह डरती हुई वहां से बाहर निकल जाती है। राजकुमार आदित्य उस बेलन को हल्के से अपने सर पर मारते हैं, जैसे इस वक्त वह खुद से यह कह रहे हो कि तुम कितने बड़े गधे हो। यहां तुम्हें खरीदने के लिए आखिर मिला भी तो क्या, एक बेलन। फिर वह अपने पास रखी सिक्कों की पोटली निकालते हैं और मुस्कुराते हुए उसे हवा में 2-3 बार उछालते हैं। इसका मतलब उनके पास पैसे थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर काव्या से झूठ कहा कि उनके पास अभी पैसे नहीं है। ऐसा करने के पीछे उनका क्या मकसद है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और अगर नहीं समझे तो जरा रुकिए, थोड़ी देर में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। 18 कहीं इन्हें DID तो नहीं है। काव्या थोड़ी सी घबराई हुई उस दुकान से बाहर आती है और अपने मन में सोचती है कि यह अचानक से इनको हो क्या गया है। थोड़ी देर पहले तो ये बिल्कुल ठीक थे, मुझसे अच्छे से बातें कर रहे थे, तो अब यह मुझसे इतना गुस्से से बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कहीं इन्हें डिप तो नहीं है। अरे डांस इंडिया डांस नहीं, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डिप, जिसे आम भाषा में डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहा जाता है। काव्या यही सब सोच रही थी कि तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास खड़े एक छोटे बच्चे पर पड़ती है। वह बच्चा पेड़ की ओर देखकर जोर जोर से रोए जा रहा था। काव्या उस बच्चे के पास जाती है और उससे उसके रोने की वजह पूछती है। तो वह बच्चा उसे पेड़ की तरफ हाथ से इशारा करते हुए बताता है कि पेड़ की टहनी में उसकी पतंग अटक गई है, जिसकी वजह से वह रो रहा है। काव्या उससे कहती है, अरे बच्चा रोना बंद करो, मैं अभी तुम्हारी पतंग निकाल कर लाती हूँ। और फिर वह उस पेड़ से पतंग निकालने की कोशिश करने लगती है। क्योंकि वह पतंग पेड़ की ऊंची टहनी पर अटकी हुई थी, इसलिए काव्या का हाथ उस पतंग तक नहीं पहुंच पा रहा था। वह बार बार उछलकर कूदते हुए उस पतंग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार बस नाकाम ही होती है। तभी ठीक उसके पीछे से राजकुमार आदित्य आकर उस पतंग को पकड़ लेते हैं। काव्या एकदम से मुड़कर उनकी ओर देखने लगती है। सूरज की रोशनी में चमकता हुआ राजकुमार का चेहरा देखकर या यूं कहिए कि उनके चेहरे की जॉलाइन देखकर काव्या का गला एकदम से सूख जाता है। इस वक्त राजकुमार आदित्य काव्या के बेहद नजदीक थे। उनकी नजदीकी की वजह से अब इस बार काव्या के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि वह मन ही मन खुद से कहती है, ओ मेरे दिल संभल जा जरा, इतना तेज भी मत धड़क कि तेरी धड़कन की आवाज यहां सबको सुनाई दे जाए। राजकुमार आदित्य काव्या की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट लिए उस पतंग को पेड़ से निकालते हैं और फिर पीछे मुड़कर अपने घुटनों के बल बैठकर उस पतंग को उस बच्चे को दे देते हैं। अपनी पतंग को वापस पाकर वह बच्चा एकदम से खुश हो जाता है और राजकुमार आदित्य को गले लगाकर उनके गाल को चूम लेता है। राजकुमार आदित्य भी उस बच्चे के इस प्यार को बड़ी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। इस वक्त उनके चेहरे पर भी एक अलग सी ही खुशी थी। पीछे खड़ी काव्या खामोश खड़ी बस हैरानी से यह नज़ारा देखे जा रही थी और खुद से ही कहती है, नहीं इनको डिप तो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी मेंटली डिस्टर्बड इंसान दूसरों की खुशी में खुश नहीं होता है, और खास करके बच्चों के बीच। तो फिर आखिर इन्होंने उस दुकान में मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अब राजकुमार आदित्य काव्या के पास आते हैं और उससे कहते हैं, मैं आपको वहां दुकान के बाहर ढूंढ रहा था और आप ऐसे ही मुझे बिना बताए यहां चले आए। आपका हाथ उस पतंग तक नहीं पहुंच रहा था तो आप मुझे बुला लेती। इस तरह कूदने से आपको चोट भी लग सकती थी। काव्या बस खामोश खड़ी हैरानी से राजकुमार आदित्य को देखे जा रही थी। फिर उनसे एकदम से पूछती है, मैं समझ नहीं पा रही हूं कि आप आखिर है कौन। काव्या की बात सुनकर राजकुमार आदित्य को लगता है कि जैसे काव्या को उनकी असली पहचान के बारे में पता चल गया है, इसलिए एकदम से उनके चेहरे की खुशी भी गायब हो जाती है। काव्या आगे उनसे कहती है, अभी थोड़ी देर पहले उस दुकान में आप मेरे साथ इतना गुस्से से बर्ताव कर रहे थे और अब यहाँ पर आकर इस बच्चे की मदद करके इसकी खुशी में खुश हो रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि असल में आपकी शख्सियत है तो है क्या। आप गुस्सैल और एकड़ू है या नर्मदिल और खुशमिजाज। राजकुमार आदित्य को समझ आ जाता है कि काव्या को उनके राजकुमार होने की सच्चाई नहीं पता चली है, बल्कि इस वक्त तो वह उनसे उनकी शख्सियत के बारे में पूछ रही है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि नादानी में ही सही उन्होंने काव्या के साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती से बर्ताव किया। वह काव्या से कहते हैं, मैं अपने उस समय के बर्ताव के लिए आपसे माफी मांगता हूं। मेरा इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था। दरअसल मेरा मानना है कि उधार चाहे एक आने का हो या हजार का, उधार उधार ही होता है और वह यूं ही किसी से भी नहीं लिया जाता और उसे जितना जल्दी हो सके चुका देना चाहिए। अगर मेरे बर्ताव या मेरे शब्दों की वजह से आपको ठेस पहुंची है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन सच में मेरा यकीन कीजिए मेरा इरादा कभी भी आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। काव्या को भी राजकुमार आदित्य की आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था और वह अपने मन में सोचती है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर गई। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा, उधार आखिर उधार ही होता है और वह यूं ही किसी अजनबी से नहीं लिया जाता। तो फिर उस वक्त इनका मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना स्वाभाविक ही था। काव्या उस माहौल की संजीदगी को दूर करने के लिए राजकुमार आदित्य से कहती है, आप गलत नहीं है। आपने सही कहा, उधार आखिर उधार ही होता है। फिर चाहे वह 1 रुपए का हो या फिर 1000 का, जितना जल्दी हो सके हमें उसे लौटा देना चाहिए। तो फिर आपने क्या सोचा है। राजकुमार आदित्य काव्या की तरफ इस तरह से देखते हैं जैसे वह उससे पूछ रहे हो किस बारे में। काव्या कहती है, मेरा मतलब है मेरे पैसों के बारे में। कब लौटा रहे हैं आप मेरा उधार। इतना कहकर वह माहौल की खामोशी को तोड़ने के लिए जोर से मुस्कुराने लगती है। काव्या को यूं मुस्कुराता देख राजकुमार आदित्य भी बेफिक्र हो जाते हैं और उसके साथ ही मुस्कुराने लगते हैं। इसी के साथ इनकी इस खूबसूरत पहली मुलाकात का अंत होता है। चैप्टर 19 काव्या को मिली घर से बाहर जाने की सजा। अमृता का घर। काव्या किसी तरह से अनोखी की मदद से सबसे छुपकर अपने घर में वापस आ जाती है, लेकिन क्योंकि वह आज दिन भर घर से गायब थी तो उसके घर में न होने के बारे में किसी को पता ना चले, इसलिए अनोखी ने सबसे ये कह दिया कि अमृता को जुकाम हो गया है और वह अपने कमरे में ही है। उसने कमरे में बिस्तर पर तकिए रखकर उन पर कंबल रख दिया था, जिससे वहां पर सबको लगे कि वह आराम कर रही है। लेकिन अनोखी की लाख कोशिशों के बावजूद अमृता के घर में मौजूद न होने का पता उसकी सौतेली मां को लग जाता है। इसलिए वह अमृता और अनोखी दोनों ही को सजा देने के लिए अपने कमरे में बुलाती हैं। अमृता की सौतेली मां उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए वह भला उसे सजा देने का मौका कैसे छोड़ देती। लेकिन उनका उसे सजा देने का तरीका कुछ अलग था। वह अपने वार से उसके शरीर को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को जख्म देती थी, क्योंकि चाहे जो भी होती तो वह इस घर की छोटी बेटी ही। उसके पिता भले ही उसे एक नज़र देखना भी न चाहते हो, लेकिन फिर भी सच तो यही था कि वह उसे तकलीफ में नहीं देख सकते थे। यही वजह थी जिसके चलते वह अमृता पर सामने से वार करने के बजाय पीछे से वार करती थी। वह हमेशा अमृता को ऐसी सजा देती थी जिससे उसके जख्म किसी को भी नजर न आए। वह हर बार उससे उसकी वह चीज छीन लेती थी जो उसे सबसे प्यारी होती थी, जैसे कि इस वक्त उनकी नजरों में अमृता के लिए उसके सबसे करीब उसकी सेविका यानी कि अनोखी थी। इसलिए वह अमृता के सामने ही अनोखी को सजा देकर उसकी रूह को जख्मी करना चाहती थी। अनोखी डरते हुए काव्या के साथ उनके कमरे में आती है। अनोखी डर रही थी, इसलिए काव्या उसका हाथ थाम लेती है और उससे कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए अनोखी तुम चुप ही रहोगी, वहां जाकर तुम कुछ भी मत कहना। अनोखी सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाती है। अब वह दोनों अमृता की सौतेली माँ यानी कि शारदा देवी के कमरे में आ जाती है। शारदा देवी गुस्से से उसे ताने मारते हुए कहती हैं, आइए महारानी जी, आजकल तो आपके पांव घर में टिकते ही नहीं है।
पहले तो बताकर घर से बाहर जाती थी, लेकिन अब आपकी हिम्मत तो इतनी बढ़ गई है कि यूं बिन बताए ही घर के बाहर आवारागर्दी करने चली जाती है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो लोग तो यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी, इसलिए बेटी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाए। अब किसी को क्या खबर कि हमारी नाक के नीचे ही तुम क्या गुल खिला रही हो। आने दो आज तुम्हारे पिता को, देखना कैसे उनके सामने मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा रखूंगी। असल में उनका मेन मकसद तो अमृता को उसके पिता की नजरों में गिराना ही था, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाप बेटी के बीच का रिश्ता थोड़ा सा भी सुधरे। फिर वह अनोखी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहती है, और इस लड़की की तो मैं अच्छे से खबर लेती हूँ। इतना कहकर वह अनोखी को मारने के लिए चाबुक उठाती है और उसे मारने के लिए उस पर वार करती है, लेकिन उससे पहले ही काव्या उनका हाथ रोक लेती है और कहती है, रुक जाए माँ, इसमें अनोखी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। ये बेचारी तो जानती भी नहीं थी कि मैं बिना बताए ही घर से बाहर चली गई हूँ। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वह मैं हूँ, अनोखी नहीं। अनोखी रोते हुए कहती है, छोटी मालकिन, रहने दीजिए, आप ऐसा मत करिए। काव्या अनोखी की तरफ देखकर उसे खामोश रहने का इशारा करती है। शारदा देवी कहती है, ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं इसे न मारूं तो इसके हिस्से की सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुमने अपने पिता को इस बारे में कुछ भी बताया तो याद रखना इस लड़की की खैर नहीं होगी। फिर वह उसका मुंह पकड़कर उसे कसकर दबाते हुए कहती है, और हाँ एक बात और, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, इसलिए तुम मुझे माँ नहीं बड़ी मालकिन कहो। फिर वह झटके से काव्या को धक्का देती है और अपना चाबुक उठाकर उसे काव्या के पैरों पर मारने लगती है। काव्या पत्थर की मूर्त बनी खामोशी से उनकी चाबुक की मार खाती रहती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं बहता है। उसकी ऐसी हालत देखकर अनोखी भी बहुत रोती है। आज तक काव्या को उसके घर में तो क्या, उसके स्कूल में भी किसी ने मारने के लिए हाथ तक नहीं लगाया था। उसके माता पिता, दोस्त और टीचर्स सब उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस वक्त उसके साथ जो सलूक हो रहा था, ऐसा सलूक तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं करता है। अभी जितना दर्द उसके शरीर में हो रहा था, उससे कहीं ज्यादा दर्द में उसकी रूह थी। शारदा देवी उसे सजा देने के लिए तब तक मारती रहती है जब तक कि उनका चाबुक टूट नहीं जाता, लेकिन उसके बाद भी उनका दिल नहीं भरता है तो वह उसे जोर से धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। काव्या का शरीर इस वक्त इस कदर टूट चुका था कि उनके धक्का देने पर वह अधमरी सी जमीन पर गिर जाती है। फिर वह दोबारा काव्या को मारने के लिए उस पर हाथ उठाती है, लेकिन इससे पहले ही अनोखी उनके पास आकर उनके कदमों में गिर जाती है और रोते हुए काव्या को छोड़ देने के लिए उनसे रहम की भीख मांगने लगती है। काव्या अनोखी को रोकते हुए कहती है, नहीं अनोखी, रुक जाओ, ऐसा मत करो, कभी भी किसी के सामने खुद को इतना छोटा मत बनाना कि वह खुद को तुम्हारा भगवान समझने लगे। फिर वह शारदा देवी की तरफ देखकर अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, शायद आज मुझे इस तरह सजा देकर आपकी बरसों पुरानी आग शांत हो गई होगी बड़ी मालकिन। और हाँ, आपने सही कहा था कि आप मेरी माँ नहीं है, आप सिर्फ इस घर की बड़ी मालकिन हैं और सारी जिंदगी सिर्फ बड़ी मालकिन बनकर ही रहेंगी। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने आपको अपनी माँ ही माना था, क्योंकि मैं समझती थी कि माँ सौतेली या सगी नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अब मैं समझ गई कि सिर्फ एक माँ शब्द लगा लेने से ही कोई किसी की माँ नहीं बन जाती। माँ होने के लिए माँ की ममता का होना भी जरूरी है। लेकिन आप तो इस दुनिया की वह गरीब बड़ी मालकिन है जिनके पास तो माँ की ममता की दौलत भी नहीं है। फिर वह अनोखी को उनके पैरों से उठाते हुए कहती है, अनोखी चलो यहाँ से, बड़ी मालकिन के आराम का वक्त हो गया है। और वह अनोखी के हाथ का सहारा लेकर लंगड़ाकर धीरे धीरे चलते हुए उनके कमरे से बाहर चली जाती है। शारदा देवी सिर्फ गुस्से से ही उसे देखे जा रही थी, जैसे मानो उसे इतनी सजा देने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा हो। सच में यार, ये तो बहुत जालिम निकली। चिट्वेंटी, आप तो बहुत ही प्यारे से डरावने भूत हैं। काव्या अनोखी का हाथ पकड़कर उसके साथ वापस अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत देखकर अनोखी बहुत रोती है और उससे कहती है, छोटी मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है। आपको मुझे बचाने के लिए बीच में नहीं आना चाहिए था, मेरी वजह से ही आज आपकी ऐसी हालत हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। काव्या अनोखी का चेहरा थामकर उससे कहती है, हे तुम रो मत, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो मेरी तरफ गौर से, क्या मेरी आंखों में तुम्हें आंसू का एक भी कतरा नजर आ रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। और फिर वह अनोखी से कहती है, अच्छा मेरे लिए थोड़ा पानी गर्म कर दो, मैं इस वक्त बहुत थक गई हूँ।
नहाना चाहती हूँ। इतना कहकर वह अनोखी को अपने कमरे से बाहर निकाल देती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वह वहीं उसी दरवाजे से टिकर वहीं जमीन पर ही बैठ जाती है। जो काव्या अभी तक अनोखी के सामने इतनी मजबूत दिख रही थी, उसके कमरे से जाने के बाद फूट कर रोने लगती है। क्योंकि आखिर थी तो वह एक इंसान ही ना, कोई आयरन वूमन तो थी नहीं जो उसे चोट लगने पर दर्द भी ना हो। लेकिन क्योंकि वह अनोखी के सामने अपने इस दर्द को जाहिर करके उसे और गिल्टी महसूस नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए तो उसके जाने के बाद वह रोने लगती है। उसके रोने की आवाज कमरे के बाहर न जाए इसलिए उसने अपने मुंह में अपना दुपट्टा इस तरह से दबा लिया था कि उसकी सिसकियों की आवाज सिर्फ उसके दुपट्टे में ही सिमट कर रह जाए। रोते हुए इस वक्त उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी कि कैसे बचपन में उसके थोड़ी सी चोट लग जाने पर भी उससे ज्यादा तकलीफ उसके माँ बाप को होती थी। लेकिन क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया था, इसलिए उसके पास सिर्फ उनकी अपने बचपन से जुड़ी कुछ धुंधली यादें ही थी। वह इस वक्त मन ही मन ऊपर वाले से कह रही थी कि जब आपने इस समय में, इस दुनिया में भी मेरे लिए माता पिता का प्यार नहीं रखा था, तो आखिर आपने मुझे जीने का दूसरा मौका देकर यहाँ भेजा ही क्यों? मेरी सांसों को उस दिन उस पानी की धारा में ही क्यों नहीं तोड़ दिया? क्या आपने मुझे अमृता के रूप में भी यही दर्द देना था? तभी अनोखी उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है और आवाज लगाती है, छोटी मालकिन दरवाजा खोलिए। उद्धरण चिन्ह। काव्या किसी तरह से खुद को संभालती है और अपने आंसुओं को पोंछकर खड़ी होती है और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अनोखी के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि जैसे अभी वह बिल्कुल ठीक हो। अनोखी काव्या से कहती है, छोटी मालकिन, मैंने पानी गर्म करके स्नानगृह में रख दिया है, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। काव्या उसका हाथ पकड़कर स्नानगृह की तरफ जाती है। स्नानगृह के दरवाजे पर पहुंचकर काव्या अपना हाथ अनोखी से छुड़ाते हुए उससे कहती है, ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से, आगे मैं खुद संभाल लूंगी। अनोखी अमृता के लिए फिक्रमंद होकर उससे कहती है, पर छोटी मालकिन आपको अभी बहुत चोट लगी है, आप इस वक्त सब कुछ अकेले कैसे? काव्या अनोखी से कहती है, अनोखी मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए अभी तुम यहाँ से जाओ और जाकर आराम करो, मैं बाद में तुम्हें बुला लूंगी। उसकी बात मानकर अनोखी वहां से चली जाती है। काव्या स्नानगृह के अंदर जाकर उसका दरवाजा बंद कर लेती है। सीन कट। उधर महल में हम देखते हैं कि काव्या से मिलने की वजह से राजकुमार आदित्य बहुत खुश हैं। उनकी यह खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वह बस अकेले बैठकर काव्या के बारे में ही सोचकर मुस्कुराए जा रहे थे कि तभी वहां राजकुमार हर्ष आ जाता है। राजकुमार आदित्य काव्या के ख्यालों में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें वहां पर राजकुमार हर्ष के आने का एहसास ही नहीं होता है। अपने भाई को अकेले में बैठा देख राजकुमार हर्ष को शरारत सूझती है और वह दबे पांव चलते हुए उनके पीछे आकर जोर से चिल्लाकर उन्हें डराने की कोशिश करता है। लेकिन राजकुमार आदित्य अपने ख्यालों में इस कदर खोए हुए थे कि राजकुमार हर्ष के इस तरह से उन्हें चौंकाए जाने पर भी वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर नहीं आते हैं। अपने शरारत करने के बाद भी राजकुमार आदित्य को इसी तरह शांत बैठा देखकर राजकुमार हर्ष को कुछ समझ नहीं आता, तो वह राजकुमार आदित्य को पकड़कर जोर से हिला देता है। अब राजकुमार आदित्य अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हैं और देखते हैं कि राजकुमार हर्ष बिल्कुल उनके सामने खड़ा है। राजकुमार हर्ष बड़ी ही मासूमियत से कहता है, भाई क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? मैंने पीछे से आकर आपको इतनी जोर से आवाज लगाई लेकिन आप फिर भी नहीं डरे। राजकुमार आदित्य अपने भाई का दिल रखने के लिए उससे कहते हैं, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझे इतना डरा दिया था कि डर मारे मेरी तो आवाज ही बंद हो गई थी। राजकुमार हर्ष एकदम से खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में बड़े भाई आप इतना डर गए थे? राजकुमार आदित्य अब मजाकिया अंदाज में कहते हैं, हाँ बिल्कुल, आप हैं ही इतने डरावने कि अगर कोई आपको रात के अंधेरे में देख ले तो डर के मारे उसे तो रात भर नींद ही ना आए। अब राजकुमार हर्ष अपना रोने जैसा मुंह बना लेता है और कहता है, आप बहुत बुरे हैं भाई। राजकुमार आदित्य प्यार से उसका गाल पकड़कर हंसते हुए कहते हैं, अरे मेरे प्यारे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरा मतलब है कि आप तो बहुत ही प्यारे वाले डरावने भूत है जिसे देखकर मैं बहुत डर गया था। ये बात सुनकर राजकुमार हर्ष हंसने लगता है और राजकुमार आदित्य से पूछता है, वैसे भाई आप इतनी रात में अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? राजकुमार आदित्य राजकुमार हर्ष से कहते हैं, तुम अभी यह नहीं समझोगे, तुम अभी बच्चे हो, वैसे तुम बताओ कि तुम यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हो, अभी तक सोए क्यों नहीं? राजकुमार हर्ष एकदम से कहता है, अरे देखिए, मैं तो भूल ही गया, मैं तो यहाँ आपको कुछ दिखाने लाया था।
फिर वह अपने पास रखे दिशा यंत्र यानी कि कंपास को राजकुमार आदित्य को दिखाते हुए उनसे कहता है, देखिए भाई मेरे पास ये क्या है। राजकुमार आदित्य उसके हाथ से वह कंपास लेकर उसे गौर से देखते हुए कहते हैं, अरे वाह, ये तो कोई बहुत बढ़िया चीज लग रही है। वैसे यह है क्या और ये तुम्हें कहाँ से मिली? राजकुमार हर्ष कहता है, भाई यह एक दिशा यंत्र है। इसके इस्तेमाल से हमें सही दिशाओं का ज्ञान होता है। ये देखिए मैं आपको इसे चलाकर दिखाता हूँ। राजकुमार आदित्य कहते हैं, अरे वाह, ये तो बहुत काम की चीज है। लेकिन तुमने बताया नहीं कि यह तुम्हें मिली कहाँ से। राजकुमार हर्ष कहता है, भाई यह मुझे अमृता दीदी ने दिया है। राजकुमार आदित्य उसकी बात दोहराते हुए पूछते हैं, अमृता दीदी? यह अमृता दीदी कौन है? राजकुमार हर्ष कहता है, अमृता दीदी संध्या भाभी की सहेली है और वह बहुत अच्छी है। और आपको पता है भाई, उन्हें जादू करना भी आता है और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे भी जादू करना सिखाएंगी। राजकुमार आदित्य अपने मन में सोचते हैं, कितना अजीब इत्तेफाक है। आज मेरी मुलाकात भी तो एक जादूगरनी से ही हुई थी। इतने में वहां पर राजकुमार आदित्य का अंगरक्षक आ जाता है और उन्हें प्रणाम करता है। राजकुमार आदित्य ने अपने अंगरक्षक को काव्या के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। वह इस वक्त यहाँ पर इसी बारे में ही बताने आया था। इसलिए राजकुमार आदित्य जल्दी से राजकुमार हर्ष से कहते हैं, अच्छा ठीक है, ये लो तुम्हारा दिशा यंत्र। अगली बार जब तुम्हारी यह अमृता दीदी तुमसे मिलेंगी तो उन्हें मुझसे भी जरूर मिलवाना। आखिर मैं भी तो देखूं कि वह कैसा जादू करती हैं। फिलहाल रात बहुत हो गई है, जाइए जाकर सो जाइए, कल मिलते हैं। राजकुमार हर्ष उनसे कहता है, ठीक है भाई, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे। और वहां से चला जाता है। राजकुमार हर्ष के वहां से चले जाने के बाद राजकुमार आदित्य अपने अंगरक्षक से पूछते हैं, क्या तुमने पता लगाया काव्या के बारे में कि वह कौन है और उसका ताल्लुक किस खानदान से है? अंगरक्षक राजकुमार आदित्य से कहता है, राजकुमार जैसा कि आपने मुझे उनका नाम बताया है, मैंने बाजार के आसपास रहने वाले लोगों से मालूमात की, पर उनका कहना है कि वह काव्या नाम की किसी लड़की को नहीं जानते हैं। हो सकता उन्होंने आपको अपने बारे में झूठी जानकारी दी हो। राजकुमार आदित्य कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके कपड़ों से और बर्ताव से वह किसी अच्छे घर से ही लग रही थी, तो वह मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? अंगरक्षक कहता है, लेकिन राजकुमार वह आपके बारे में भी तो नहीं जानती थी, तो हो सकता है कि शायद वह हमारे राज्य की हो ही ना, किसी और राज्य से यहाँ आए हो। राजकुमार आदित्य कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो खुद मुझे परदेसी समझ रही थी और यहाँ के बारे में ऐसे बात कर रही थी कि जैसे उसे यहाँ के बारे में बहुत सारी बातें मालूम हो। तो वह दूसरे राज्य की कैसे हो सकती है? अंगरक्षक कहता है, हाँ ये बात तो है, आप फिक्र मत कीजिए राजकुमार, मैंने अपने लोगों को उस लड़की के नाम और हुलिये के बारे में जानकारी दे दी है। जल्द ही आपको उसके बारे में सब पता चल जाएगा। आज्ञा दीजिए। राजकुमार आदित्य उसे इशारा करके जाने के लिए कहते हैं। वह अंगरक्षक वहां से चला जाता है। अब राजकुमार आदित्य चांद की ओर मुस्कुराते हुए देखकर सोचते हैं, जो भी हो आज नहीं तो कल मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। आखिर मैं एक राजकुमार जो हूँ। आज के लिए इतना। हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। उद्धरण चिन्ह।